बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैवान सच में खुश आमदेद। नाज़रीन, महंगाई और दहशत गर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। पेशावर के सानहे के बाद मियांवाली में और बन्नू में भी दहशत गर्दों ने हमला करने की कोशिश की, जिसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने नाकाम बना दिया। इसके साथ साथ मुल्क में सियासी हालात भी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। इलेक्शन के बारे में पता नहीं किस वक्त होंगे, ख़ास तौर पर दो सूबों के जो इलेक्शन है 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक उन्होंने होना है। अभी तक इस बारे में अबहाम है कि वो इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, बल्कि अब तो कौमी असम्बली की मुद्दत बढ़ाने की भी बातें हो रही हैं और आइन में तो ऐसा कोई जिक्र नहीं कि एक मुंतखब असम्बली की मुद्दत को 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। ऐसा अगर होगा तो कैसा होगा और उसके नतीजे में मुल्क के हालात किस रुख पे जाएंगे। आज पेशावर में अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सदारत में। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे शिरकत नहीं की। प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 417 अरब रुपए KPK को दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए दिए गए थे। अगर इनमें से आधे पैसे भी दहशत गर्दी के ख़ात्मे के इक़दामात पर लग जाते तो आज दहशत गर्दी की ये सूरत हाल ना होती। APC में शिरकत के हवाले से इमरान खान की शिरकत के हवाले से उन्होंने कहा कि हमने तो उस शख्स को भी दावत दी है APC में शिरकत की जो मुझसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो APC में शरीक होंगे। ये सारे मामलात हैं, इन पे आज के प्रोग्राम में हम तज्जिया लेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन जनाब असदुल्ला खान साहब। अस्सलाम वालेकुम असदुल्ला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि तहरीक इंसाफ को आज प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी थी कि वो अपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक हों और दहशत गर्दी के हवाले से अपनी तजावीज़ दें, लेकिन वहाँ पे PTI ने शिरकत नहीं की। आप PTI के इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को जो भी हुकूमत की तरफ से दावत आए और वो कौमी मुफाद में हो, उसमें जरूर शिरकत करनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब अपनी खराबी सेहत के बायस खुद शिरकत नहीं कर सकते तो उनके वक्त को शिरकत करनी चाहिए और या ऑनलाइन वो शिरकत कर सकते हैं। आजकल तो तमाम कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स ऑनलाइन भी हो जाती हैं। इमरान खान साहब खुद ऑनलाइन मीटिंग्स लेते हैं अपनी टीमों के साथ। तो बुनियादी तौर पर अगर दहशतगर्दी का मामला है, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, तो इस मामले पर तो बैठ के इमरान खान साहब को अपना रोल अदा करना चाहिए और अगर वो खुद ना कर सकें तो शाह महमूद कुरैशी को, असद उमर साहब को, फवाद चौधरी वगैरह को इसमें शिरकत के लिए भेजें। लेकिन मसला ये है कि अगर एक तरफ आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से हमने ये देखा, उन्होंने कहा कि जी 411 अरब रुपए कहाँ गए, इसमें से आधे भी लग जाते हैं, यानी वो शक कर रहे हैं, बल्कि इल्जाम लगा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने पैसे जो है वो खुर्द बुर्द किए हैं और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जो पैसे खर्च करने चाहिए था वो नहीं किए। तो अगर आपकी दावत जो है वो नेक नीयती पर मबनी है तो फिर इल्जाम तराशियों को एक साइड पर रखना होगा और फिर खालिसतन आगे बढ़ने के लिए बात करनी होगी। या तो फिर अगर ठोस सबूत मौजूद है शहबाज शरीफ साहब के पास तो फिर उन्हें चाहिए कि इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस बनाएं, करप्शन में उनको अदालतों में लेकर जाएं और कहें कि दहशतगर्दी के ये पैसे थे, दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए, और इन पैसों के को जो है वो करप्शन की नजर कर दिया गया। तो ऐसे में इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस बनना चाहिए उनके ऊपर करप्शन का और उनकी टीम के ऊपर। लेकिन अगर आप सिर्फ स्कोर सेटल करने के लिए और सियासी मुफाद हासिल करने के लिए इल्जाम लगाएंगे और इल्जाम लगाने के बाद आप बुलाएंगे कि आप आइए अपनी इनपुट दीजिए, तो वो फिर नतीजा खेज नहीं होगा और वो फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर संजीदगी के साथ बुलाया जाए और वाकई नजर आ रहा हो कि ये संजीदगी है हुकूमत की तरफ से, तो ऐसे में फिर इमरान खान साहब को भी भरपूर शिरकत करके अपना इनपुट देना चाहिए। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है, वहाँ पे भी इमरान खान साहब को शिरकत की दावत दी है, तो अपेक्स कमेटी के इजलास में तो आज शरीक नहीं हुई। सिनेरियो तो वही है। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 417 अरब रुपए कहाँ गए और दहशत गर्दों को कौन वापस लाया, ये वो सवाल उठा रहे हैं। तो इन सवालात की मौजूदगी में ऐसे माहौल में क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी PTI? सर देखें, पहले तो बात यह है कि ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्या है? वो तमाम सियासी जमातें जिनको इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है, सिवाय तहरीक इंसाफ के या जमात इस्लामी के, वो सारी पार्टीज ऑलरेडी हुकूमत का हिस्सा हैं। जब
कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है तो इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि मुल्क की तमाम जमातें अपना इनपुट दें किसी एक खास मसले को हल करने के लिए। अब वो तमाम जमातें जो पहले ही इस मुल्क में हुकूमत में हैं और हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, वो 13-14 जमातें हैं। इसका मतलब तो ये है कि वो सारी जमातें मिलकर एक मसला हल नहीं कर पा रही, और इसके लिए हुकूमत समझती है कि तहरीक इंसाफ का भी होना जरूरी है, और तहरीक इंसाफ के बगैर 14 जमातें मिलकर हल नहीं कर पा रही मसले को। या फिर वजह ये हो सकती है कि जो हफीज पाशा साहब ने खबर दी है कल, हफीज पाशा साहब की खबर यह है कि इमरान खान के हवाले से IMF की कंडीशन यह है कि जो हम मुआहिदा करने जा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ, उस पर इमरान खान भी दस्तखत करें। तो क्या फिर हुकूमत ने इमरान खान को मजबूरी में बुलाया है ताकि वो उनको IMF के साथ मुज़ाकरात पे ऑन बोर्ड ले सकें और इकोनॉमिक सिचुएशन पे ऑन बोर्ड ले सकें, और उनको इस बात पे कायल कर सकेंगे हम जो मुआहिदा करने जा रहे हैं आप भी इस पे दस्तखत करें। तो क्या मजबूरी में तहरीक इंसाफ को दावत है? लेकिन वजह कुछ भी हो। असदुल्ला साहब, इमरान खान तो पार्लिमान में है नहीं, ना वो हुकूमत में है ना वो अपोजिशन में है इस वक्त, तो ऐसा कोई मुआहदा कैसे वो कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर एक पार्लिमान से बाहर बैठे हुए शख्स को कैसे कह सकते हैं कि आप एक इंटरनेशनल मुआहदे पर साइन करें? ये तो आइन के तो बिल्कुल ये, क्योंकि खबर जो है ये हफीज पाशा साहब ने दी है और अभी तक हुकूमत की तरफ से इसकी तरदीद नहीं आई कि IMF ने ऐसी वो कंडीशन लगाई है। अच्छा, अब ये इसमें लॉजिक भी नजर आता है। लॉजिक ये नजर आता है कि IMF का ख्याल ये हो सकता है कि IMF ये समझ सकता है कि जी हमें नहीं मालूम कि इलेक्शन के बाद कौन में आ रहा है। इस वक्त पॉपुलैरिटी को देखते हुए बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इमरान खान हुकूमत में आएंगे, तो हो सकता है IMF का भी ये ख्याल हो, और IMF को ये डाउट हो सकता है कि हो सकता है इमरान खान आने के बाद मुआहदे को डिसकंटिन्यू कर दें, जैसे कि उन्होंने पहले भी सस्पेंड किया था और IMF की मुआहदे से खिलाफ वर्जी करते हुए पेट्रोल पर सब्सिडी दे दी थी। तो ऐन मुमकिन है उनके ये खदशात हों और ये कंडीशन उन्होंने पाकिस्तान पे रखी हो। लेकिन जाहिर है हुकूमत अगर इसकी तरदीद कर दे तो हम इन स्पेकुलेशन में या इस खबर के ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन बहरहाल वजह कुछ भी हो, मैं फिर भी समझता हूं कि इमरान खान को, फिर भी मैं समझता हूं कि इमरान खान इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुस्बत जवाब देना चाहिए, इसमें शिरकत करनी चाहिए, खुद जाएं, ऑनलाइन जाएं या अपनी टीम को भेजें। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी होनी चाहिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। अगर हफीज शेख साहब की इस खबर को दुरुस्त मान लिया जाए, जैसा कि आपने कहा कि हो सकता है IMF ने ये शर्त रखी हो, तो उसके लिए तो फिर इमरान खान साहब को असम्बली में लाना पड़ेगा पहले। तो ऐसा भी इम्कान है कि तहरीक इंसाफ असम्बली में जाए। अभी तो वो ज़िमनी इंतखाबात के भी अभी ताज़ा तरीन खबर है कि उन्होंने बाइकाट का फैसला कर लिया है जो कौमी असम्बली के तहरीक इंसाफ असम्बली में जा नहीं सकती ना, इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, वो कैसे असम्बली में जा सकते हैं अनलेस कि वो दोबारा इलेक्शन हो और इलेक्शन लड़े। तो असम्बलियों में तो वो जा नहीं सकते। असम्बली में सिर्फ उनकी इतनी नुमाइंदगी हो सकती है कि जो मखसूस खवातीन के नशस्तें हैं उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन कर दे और वो खवातीन जो है उसमें चली जाएं। तो वो 30-35 के करीब 33 खवातीन या 33-32 अक़लियती अरकान और ये मिलके ये बनते हैं। तो उसमें तहरीक इंसाफ की अपोजिशन की अक्सरियत हो जाए, अपोजिशन लीडर वो बना सकते हैं। तो इस तरह से तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी हो जाएगी। आईनी और कानूनी यही रास्ता मौजूद है अगर इलेक्शन कमीशन उनका नोटिफिकेशन कर दे, और करना चाहिए। लेकिन इमरान खान और बाकी MNA जो जिनके इस्तीफे कबूल हो गए हैं वो तो ज़ाहिर है असम्बलियों में नहीं जा सकते। असद साहब, जिस तरह हमारी इस पार्लिमान की एक तारीख रही है कि यहाँ पे जब कोई बैरूनी जबर आता है उस वक्त ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जितनी मर्जी सियासी कशीदगी हो आपस में। आपको याद होगा कि एक्सटेंशन देने का जब मामला था तो यही PTI और यही नून लीग और यही पीपल्स पार्टी आगे बढ़ बढ़ कर एक दूसरे से वो वोट दे रहे थे। इसी तरह FATF का जब मामला था तो वही नून लीग जिसके रहनुमा उस वक्त जेलों में पड़े हुए थे वो आई और उन्होंने वोट दिया। तो अब भी कोई ऐसा हो सकता है कि IMF के ही इस मामले पे कोई ऐसा जबर आ जाए कि फिर PTI नून लीग एक ही कागज पर दस्तखत कर रहे हो? माजी की चीजों का आपने जिक्र किया है कि सब इकट्ठे हुए थे, उसमें बुनियादी जो सेंट्रल फोर्स थी वो एक थी, वो कोई एक कुव्वत थी जिसके कहने पर सब एक जगह पर जमा हो। तो अब क्या वही कुव्वत जो है वो इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के पीछे मौजूद है या नहीं, फिर आपको ये देखना पड़ेगा। क्या इमरान खान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि इमरान खान कहने पर, किसी के कहने पर इसमें पार्टीज कॉन्फ्रेंस में चले गए, या उनका एतमाद जो है वो इस तरह से बरकरार है? क्योंकि हमारे पास तो खबरें यही हैं कि राब्ते नहीं है, ताल्लुकात हैं, मुज़ाकरात नहीं है, बातचीत नहीं हो रही। इमरान खान भी यही बताते हैं, दूसरी तरफ से भी यही तासुर मिलता है। तो अगर कोई राब्ता ही नहीं है और इमरान खान के को इंगेज ही नहीं किया गया
तो इमरान खान बगैर एंगेज हुए तो खुद ही फैसला करेंगे ना, फिर उन्होंने खुद फैसला करना है सियासी तौर पर क्या उन्हें सूट करता है और क्या सूट नहीं करता। ये तो स्क्रीन पे करने वाली बातें हैं ना, जो सियासतदान स्क्रीन पे करते हैं कि हमारे साथ कोई राब्ता नहीं और हम डिस्कनेक्ट हैं, इस तरह के बयानात। लेकिन हकायक क्या हैं? क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वो न्यूट्रल तो हो सकती है, ला ताल्लुक भी हो सकती है? मेरा तो ख्याल है न्यूट्रल भी नहीं हो सकती। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल डीएनए है उसके अंदर इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, और बजाय लगता है कि फौरन एग्जिस्ट कर भी नहीं सकती। इसके लिए भी एक वक्त चाहिए। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर सियासी जमातें चाहती हैं कि उनके पास पूरी ताकत फैसला साजी की असल कुव्वत उनके पास आए, तो ये रातों रात नहीं हो सकता, इसके लिए वक्त चाहिए। इसी तरह अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो पाकिस्तान के सियासी मामला से लाताल्लुक रहे और न्यूट्रल हो और फैसले सियासतदानों को करने दे, तो ये भी फौरन नहीं हो सकता। शायद सेटअप जो है वो धड़ाम से गिर जाए और चल ना सके। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि वक्त दरकार है, वक्त लगेगा। तो ये अभी तो आप कह रहे हैं कि लाताल्लुक नहीं हो सकती, मैं तो अभी समझता हूँ कि जो है वो न्यूट्रल भी नहीं हो सकती। मेरा तो ये ख्याल है। अच्छा, इस वक्त जो 2 सूबों के इलेक्शन है उनके बारे में भी अबहाम है, पता नहीं होंगे कब होंगे, जनरल इलेक्शन के साथ होंगे, पहले होंगे, कोई डेट अनाउंस नहीं हो रही। आज कोर्ट में भी चला गया, लाहौर हाई कोर्ट में भी केस ये पंजाब वाला। तो इसके साथ कौमी असम्बली की मुद्दत बढ़ाने की भी बातें हो रही हैं। आज हनीफ अब्बासी साहब ने कहा है कि 1 साल की मुद्दत बढ़ा दी जाए, इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। तो ये गर्द कब बैठेगी, कब क्लियर होगी सूरत हाल? नहीं, आज लाहौर हाई कोर्ट में ये जेर समाअत था मामला। असद उमर गए थे वहां पर, लेकिन आज गवर्नर के वकील ने फेंका। पिछली दफा विफाक के वकील ने टाइम मांग लिया था कि मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए, और उनको 5 दिन का टाइम मिल गया था। और आज जो है वो वकील ने टाइम मांग लिया है, और गवर्नर का वकील जो है उनको 6 दिन का टाइम मिल गया। 9 तारीख के लिए समाअत होगी। तो साफ नजर आता है कि हुकूमत और गवर्नर जाहिर एक ही चीज है इस वक्त। तो साफ नजर आता है कि वो ये चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन कर दिया जाए, या ना हो, या तारीख ना दी जाए जल्दी। और अगर दी भी जाए, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराया भी जाए, तो देर से जाके तारीख दी जाए तब तक जाके, ताकि जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो जाएं और जो है वो ट्रांसफर तबादले पोस्टिंग्स हो जाएं, और उसके बाद दी जाए। क्योंकि जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा तो फिर ये सब चीजें नहीं हो सकेंगी। तो ऐसी स्ट्रेटेजी हुकूमत की है। जाहिर है हुकूमत इस वक्त इलेक्शन में तो किसी सूरत नहीं जाना चाहती, और वो आईनी और कानूनी तरीके ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखना यह है कि क्या ये आईनी और कानूनी तौर पर मुमकिन है। इस पर तमाम जो लीगल माइंड्स हैं और सीनियर सियासत सब इस बात में मुत्तफिक हैं कि ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ होगा। लेकिन पाकिस्तान में खैर क्या नहीं हो सकता। अच्छा असदुल्ला साहब, अब कुछ मुस्लिम लीग नून पे बात कर लेते हैं। मरियम नवाज वापस आई हैं और आके उन्होंने बहावलपुर से कैंपेन का आगाज़ किया है। तो इस दौरान मुस्लिम लीग नून के अंदर से कुछ आवाज़ें भी उठ रही हैं जो जाहिर है उनके कानों को खुशगवार नहीं लग रही। तो मरियम नवाज के लिए क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त? देखिए, मेरा ख्याल है इस वक्त मरियम नवाज के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं, और ये उनके लिए हरगिज आसान नहीं है। बल्कि मेरा तो ख्याल है खुद नवाज शरीफ साहब भी अगर आकर कैंपेन में उतरे तो उनके लिए भी आसान नहीं है। और मरियम नवाज तो ऑलरेडी टेस्टेड है 17 जुलाई को इन हालात में, बल्कि अब तो हालात ज्यादा खराब हो गए हैं, उस वक्त इतने खराब नहीं थे। 17 जुलाई की कैंपेन सारी मरियम नवाज ने की थी, और मरियम नवाज की कैंपेन का लोगों ने मुस्बत जवाब नहीं दिया था, और वो 15 नशस्तें हार गई थी, तकरीबन 16 ही हार गई थी। और अगर कुछ सीटें वो जीते भी हैं तो उसमें से भी 2-3 सीटें तो वो हैं जहां पर मरियम नवाज ने जाकर जलसा ही नहीं किया था। जैसे मुजफ्फरगढ़ वाली सत्यान रजा वाली सीट है, तो मरियम नवाज तो गई नहीं थी जलसा करने, तो वो अपने जोरे बाजू पर जीते। तो मरियम नवाज जहां जहां पर जाकर उन्होंने जलसा किया या कैंपेन चलाई, वहां पर उनको नाकामी हुई थी। और गिलगित में भी उससे पहले ही हुआ था। लेकिन चले खैर, गिलगित के हालात डायनामिक्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन 17 जुलाई के डायनामिक्स तकरीबन वही है जो आज थे, बल्कि आज ज्यादा जो हालात हैं वो ज्यादा कशीदा और ज्यादा सख्त हो गए हैं महंगाई की वजह से। तो मरियम नवाज को अवाम की मुखालफत का सामना, क्योंकि उनको एहसास है इस बात का, और वो खुद भी उन्होंने जलसे में जाकर ये कहा है कि मुझे अंदाजा है कि महंगाई है, हालात सख्त हैं, लेकिन ऐसे सूरत हाल में वो लोगों को जस्टिफिकेशन नहीं दे सकती। और अगर वो इसहाक डार साहब की नाकामियों को छुपाने की कोशिश करेंगी और कहेंगी कि जी आप इसहाक डार पर भरोसा रखें, तो मेरा ख्याल है लोगों के लिए इस बात पर यकीन करना, इसको मानना कोई इतना आसान नहीं रहेगा। अच्छा, एक तो असद साहब आपने ये बजा फरमाया कि पब्लिक को राम करना बड़ा मुश्किल होगा, खास तौर पर उस सूरत हाल में
जबकि पेट्रोल 250 रुपये हो चुका है और मज़ीद 30 रुपये महंगा होने वाला है, समरी भेज दी गई है। ऐसी सूरत हाल में पब्लिक को राम करना तो मुश्किल ही होगा। खुद पार्टी के अंदर उनको जिस क्राइसिस का सामना है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उनकी जो ऑर्गेनाइजरशिप है वो कबूल करने से इनकार कर दिया है। हमजा शहबाज नाराज़ होकर बाहर बैठे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक भी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ये चैलेंज तो है, लेकिन उसका शायद बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। उसकी वजह यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है चौधरी निसार की तरह, मेरा ख्याल है पार्टी के अंदर या पब्लिक के अंदर उस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है कि वो एक हल्के की सियासत करते हैं। और एक हल्के में भी उनका, अगर फर्ज कीजिए कि उनको टिकट नहीं मिलता तो उनके लिए अपनी सीट निकालना भी मुश्किल हो जाएगा अगर वो आजाद हैसियत में जाएंगे, जैसे चौधरी निसार साहब के साथ हुआ था। इसलिए मेरा ख्याल है वो पार्टी के ऊपर तो उतना डेट ना डाले, लेकिन इंप्रेशन के लिए ये बहरहाल इंपॉर्टेंट है कि अगर सीनियर लीडरशिप आपके साथ नहीं खड़ी हुई है तो उसके पार्टी के ऊपर कुछ सवालात उठ जाते हैं। एक इंप्रेशन पार्टी का जो है वो डिस्टर्ब होता है। लेकिन ये तब थोड़ा बहुत फर्क डाल सकता है कि जब आप के सामने बाकी चैलेंजेस उतने बड़े ना हो। अब यहाँ पर तो चैलेंजेस इतने बड़े हैं ऑलरेडी पीएमएल के सामने कि ये छोटे छोटे चैलेंजेस जो है वो इतना मैटर नहीं कर रहे। हाँ, अलबत्ता कुछ और चीजें पस मंजर में चल रही होंगी। अगर शाहिद खाकान अब्बासी या कुछ और लोग मिल के कोई फोरम बनाते हैं, कोई पॉलिटिकल फोरम पर आ जाते हैं और उनके साथ जो है वो, क्योंकि कहने वाले ये कह रहे हैं कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब जो है वो भी एक्टिव हैं, और अगर कोई पॉलिटिकल फोरम ऐसा बनता है और उनकी नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ कोई एडजस्टमेंट या डील होती है तो हो सकता है वो किसी और तरीके से फायदा हासिल करने की कोशिश करें पीएमएलएन उसमें। लेकिन बज़ाहिर मुझे लगता है कि ये स्मॉल फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा असरअंदाज नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया जनाब असदुल्ला खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये प्रोग्राम जारी है मेरे साथ। जी, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब वासिक कयूम साहब। अस्सलाम वालेकुम वासिक साहब। जी वालेकुम सलाम जी, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। वासिक साहब, ये आज हुकूमत ने दावत दी थी आपकी पार्टी को अपेक्स कमेटी में शिरकत के लिए, KPK की जो है, और दहशत गर्दी के खात्मे का एजेंडा था, तो वहाँ पे शिरकत नहीं की। बेहतर नहीं था कि आप वहाँ पे शरीक होते? तो नहीं दी गई, जिसकी तस्दीक तो आके परवेज खट्टक साहब ने उस पर कर दिया कि मुझे उनको एज अ फ्रेंड कॉल की गई है यार सादिक साहब की तरफ से। दूसरी बात बड़ी अहम ये है कि आप एक जमात के ऊपर, उनके ऊपर आप पर्सनल वार करें कि उनके लोगों को आप तशद्दुद का निशाना बनाएं, उनको आप पुलिस गर्दी का निशाना बनाएं, और फिर वो हमारी जमात एक अरसा दराज से इस मामले को हाईलाइट कर रही है। और मुराद सईद ने इसमें मुतादिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा भी कि हमारे क्या क्या मसाइल है दहशत गर्दी के हवाले से, और ये इसकी वेव ऑफ टेररिज्म दोबारा से उठने के चांसेस है। खुदा न खास्ता तो इसमें बड़े नुकसान होंगे। तो आज देख लीजिए, उनके तो माथे पे जूं भी नहीं रेंगी और उनको कोई असर भी नहीं पड़ा, और वो उसको कहते रहे कि शायद पीटीआई वाले इसको हवा दे रहे हैं, पीटीआई वाले इसको अपने लिए एक सिंपैथी का निशाना, सिंपैथी का स्लोगन दे रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज क्या हुआ फिर? आज एक कौम में, एक धमाके में, अल्लाह माफ करे, हमारी पाकिस्तानियों की 100 जाने गई है ना, 100 से ज्यादा जाने, और फिर कमेटी में आपको बुला लेना, और बुलाना भी एक इनफॉर्मल तरीके से, और इनफॉर्मल तरीके के बाद आप उन जुस्मात को बुला लेना जिसके ऊपर आप पर्सनल अटैक्स करें, लोगों को उनको रातों रात गिरफ्तार करें, उन पर पर्चे दें, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे पर्चे दे, उनको बोलने की इजाजत ना हो, तो फिर आप क्यों बुला रहे हैं? फिर मुज़ाकरात करने का कोई मकसद रह जाता है? वासिक साहब, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये जो दहशत गर्दी हुई है, ये उस पर वो सवाल उठा रहे हैं कि इन दहशत गर्दों को कौन वापस लाया, किसने इनको बसने की इजाज़त दी दोबारा। तो इनडायरेक्टली वो ये सवाल जो उठा रहे हैं वो पीटीआई की हुकूमत पे ही उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीटीआई का ये फैसला था इन दहशत गर्दों को दोबारा सेटल करने का, और 417 अरब रुपए की रकम वो बता रहे हैं कि वफाक ने दी, लेकिन वो दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खर्च नहीं हुई। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि आप ना थोड़ा सा जो वकूआ हुआ उसके
वकूए के पोस्ट बयानात अगर आप देखेंगे आपको बड़ी हैरान कुन हकायक आपके सामने आएंगे। देखें हम उनको कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं, अल्लाह माफ करे, जानों के ऊपर तो बिल्कुल पॉलिटिक्स तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप बात मामले की नोयत को समझिएगा। एक सूबे में इलेक्शन होने लगा है, वो सूबा पीटीआई का था, ठीक। उसका जश्न सूबा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वो सूबा भी पीटीआई का था। इनको 90 डेज में इलेक्शन करवाने हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं है कि कोई बात जवाब करके हम इसको डिले करें। और बिल आखिर एक धमाका हो जाता है और धमाके के फौरन बाद अभी लोगों का खून भी नहीं साफ हुआ तो पीडीएम की एक अहम और बड़ी जमात बिलावल भुट्टो की तरफ से उन जमात के लीडर को एक बयान आ जाता है। और बयान क्या आता है कि ऐसे टेररिस्ट अटैक हो रहे हो तो इलेक्शन कैसे होंगे। आपसे किसी ने पूछा भी इलेक्शन कैसे होंगे? अभी तो धमाका हुआ है ना, आप इस पे बात करते हैं, आप जो नुकसान के ऊपर बात करते हैं, कंडोलेंस के लिए जो लवाहिकीन है उनसे मिलने की बात करते हैं। ये कौन सा मौका था कि आपने धमाका हुआ और साथ ही बयान दे दिया, विद इन कपल ऑफ आवर बयान आ जाता है कि ये इलेक्शन कैसे होंगे। तो खुदा खौफी करें, ये बात इस बात की तरफ मुंह बोलता सबूत है कि खुदा न ख्वास्ता के सियासत को उस नैत पे लेके आ गए कि जिसमें इंसान किसी हद पे भी जा सकता है। और मैं बिल्कुल इल्जाम तो नहीं लगाऊंगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन मुझे बिल्कुल मेरे रिजर्वेशन है कि ये एक जमात ने इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया और उसको देने के बाद उनका जो गवर्नर है वो क्या बयानबाजी कर रहा है। मतलब ऐसे मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने सियासत को, सूबों को, लोगों की जानों को खुदा खौफी कर। अच्छा वासिफ साहब, अभी दहशतगर्दी के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं तो हुकूमत भी उठा रही है, दूसरे तज्जियाकार भी यही बातें कर रहे हैं कि ये जो हमारी अफगान पॉलिसी थी ख़ास तौर पर पिछले दौर में आपकी हुकूमत में, ये उसका फेलियर है और जो तालिबान को या दहशतगर्दों को वापस पाकिस्तान लाने का जो फैसला था ये उस फैसले की वजह से ये हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि जो एफ पाक पॉलिसी है वो विद द कोर्स ऑफ टाइम बार बार चेंज होती रही है, वो हमेशा एक नहीं रही, जहाँ तक थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ। और जो आखिरी डिसीजन लिए गए थे और नेशनल एक्शन प्लान के थ्रू जो लिए गए थे उसके ऊपर तो उसको पीटीआई के दौर में लिए गए और पीटीआई उसमें फुल फ्लैज पीटीआई ने उसके साथ स्टैंड किया। अगर स्टैंड ना करते तो पिछले 4 सालों में टेररिज्म होती वो ना होने के बराबर हुई और हमने बहुत बड़ा मुआवजा भुगता है एज अ कौम। वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वो तो आज तक हमारे दिलों और दिमाग पे ऐसी बातें नक्श कर गया है कि हम तो उससे निकल ही नहीं पाए आज तक एज अ कौम। सो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इनको वापस लाने के, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर ऐसी कोई बात होती तो क्या पीटीआई के 4 साल दौरे हुकूमत के अंदर आपने टेररिज्म का कोई ऐसा वाकया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हुआ। और हम आगे भी कहते हैं कि अल्लाह करे किसी दौरे हुकूमत में नहीं होना चाहिए, लेकिन उस दौरे हुकूमत में इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि उस दौरे हुकूमत में मुतलका गवर्नमेंट को जब तक मैयत नहीं लेगी, सीरियसनेस नहीं शो करेगी, तब तक नहीं हो सकता। और सबसे बढ़ के जो अफगान तालिबान है उनके हवाले से या टीटीपी है इसके हवाले से जो स्टैंड हमारा रहा वो स्टैंड अलोन डिसीजन के साथ नहीं चलता, उसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं। और हम अपने स्टैंड के ऊपर जब मुंजमद रहे तो हमारे साथ आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और उसमें आपके साथ जो दीगर पार्टीज हैं उनको हमने अपने साथ ऑन बोर्ड किया था और उसके नताइज बहुत अच्छे थे। अब नताइज बिगड़ रहे जब आप इंगेज नहीं कर रहे। वासिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आइनी और सियासी फोरम मुसलसल लूज कर रही है। पहले आप कौमी असम्बली से बाहर हो गए, उसके बाद आपने 2 सूबाई हुकूमतें जहाँ पे आपकी हुकूमत थी वो छोड़ दी, तो आप खुद एक खला नहीं क्रिएट कर रहे और अब एपीसी में आपको बुलाया जा रहा है, तो आप अगर वहाँ पे भी नहीं जाएंगे तो फिर आप अपना इनपुट सड़कों पे देंगे। देखिए हम बिल्कुल इनपुट देना चाहते हैं लेकिन एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को देना चाहते हैं। हमारे नजदीक जो गवर्नमेंट कौमी असम्बली का फोरम था वो आपने छोड़ा, सूबाई फोरम थे वो आपने छोड़े, तो ये लेजिटिमेट फोरम ही थे। पहले कौमी असम्बली का फोरम इसलिए छोड़ा बिकॉज हम ये चाह रहे थे कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। फिर हमने पूरे मुल्क में बाई इलेक्शन लड़े, हमारे स्लोगन को अवाम पाकिस्तान ने इंडोर्स किया इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ और मैशत की तबाही के खिलाफ जो ये आए थे। अगर उसको गवर्नमेंट पब्लिक इंडोर्स ना करती, जमहूरियत है इसमें पब्लिक मैटर करेगी, एक वोट आपका एक वोट मेरा। और जमहूरियत ने
ये कहा कि इमरान खान ने 9 में से 8 सीटें जीत ली और पंजाब में 20 में से 15 सीटें जीत ली। हम दोबारा गवर्नमेंट में आ गए और फिर हमें खदशा इसी बात का था कि हमें पंजाब में दिक्कत होगी इस्तीफे देने में, इनको डिसॉल्व करने में, जो कि हुई, जो सामने नजर आई। हमारा आखिरी स्टेप था ये, मेरी बात याद रखिएगा, ये पहला स्टेप नहीं था। हमने कबो बेश 25 से 30 जलसे किए, हमने रिपीटेडली कहा कि मैशत डूब रही है और रिजर्व जीरो पे जा रहे हैं एंड ग्रोथ आपकी माइनस की तरफ जा रही है, आप मुल्क में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे क्योंकि लोगों का ट्रस्ट नहीं है। ये हमारा स्लोगन था जी। देखिए अब पंजाब में आपके इनपुट के बगैर हुकूमत बन गई, आपकी मर्जी के मुखालफ जो प्राइम चीफ मिनिस्टर थे वो बन गए, कौमी असम्बली में आप फारिग हो गए, तो ये आपकी पॉलिटिकल असेसमेंट का फॉल्ट ही था ना कि ये सारी बातें कंक्लूड होके इलेक्शन की तरफ जाएंगे ना जी। आइन से तो इनराफ नहीं किया जा सकता। तो अभी तक तो आप उसमें कामयाब हो नहीं सके, तो अब तो थोड़ा टाइम रह गया। एक मिनट रुकिएगा सर, कमर साहब मेरी बात को समझिए। जी जी, अगर आइन से कोई इनराफ करेगा उसका नुकसान बतौर पार्टी वर्कर मेरा भी है, बतौर शहरी आपका भी है, ये बात समझिएगा। ये सिर्फ एक तरफ का नुकसान नहीं है। तो आप ये ना कहें कि ये कोई हमारा फेलियर होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये 22 करोड़ लोगों के साथ उनके साथ फेलियर होगा अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना कराया। ये बात याद रखिएगा। ये 22 करोड़ लोगों के साथ ड्रामा किया जाएगा और ये जुल्म किया जाएगा, और ये किसके मुतरादिफ है? ये आप ये समझिए कि आइन से इनराफ करना गद्दारी के मुतरादिफ आएगा। वासिक साहब आप आइन से इनहराफ करने वालों के खिलाफ ज्यादा बेहतर तरीके से मुअस्सर लड़ाई नहीं लड़ सकते थे अगर आप पार्लियामान में मौजूद होते, कौमी असम्बली के अंदर मौजूद होते, आप उनको मर्जी की कानून साजी ना करने देते, आप राजा रियाज के हाथों में मुल्क की तकदीर ना देते, ये ज्यादा बेहतर ना होता? आपकी बात से तो मुझे एहसास हुआ आपको भी इस बात का दुख है कि राजा रियाज साहब के पास उसकी अपोजिशन की तकदीर है। लेकिन मेरी बात को सुनिएगा, हमारा एजेंडा देखे ना, हर बंदे ने अपने एजेंडे के मुताबिक, हमारा एजेंडा क्या है? पहली बात 1 पॉइंट एजेंडा है, मुल्क में मुआशी स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। ये हमारा एजेंडा है। हमने कब कहां से इस्तीफे देने, हमने कब क्या डिसॉल्व करने, ये सारी बातें कन्वर्ज होकर 1 पॉइंट पे जाती है, और वो पॉइंट है कि मुल्क में इलेक्शन कराया जाए। अब आप सोच लें कि बस अब हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी है बुरी है, हमने जो ड्रॉ की हमने, मैं तो समझता हूँ बिल्कुल ठीक ड्रॉ। ये 90 दिन में इलेक्शन भी अगर हो जाते हैं आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर, तो ये 2 सूबों में ही होंगे ना, कौमी असम्बली वाला मामला तो फिर रहेगा। वो तो फिर आपको क्या लगता है कि 2 सूबों में हारने के बाद 70-80% लूज करने के बाद पीडीएम ये कहेगी कि अब हम लोग इस सूबे में पीटीआई की गवर्नमेंट है और अब यहाँ पर एमएनए हम अपना जिता लेंगे? देखिए ना, आज 2 एमपीए जीत गए, कल को उन दोनों एमपीएस का अपने एमएनए को जिताना आसान होगा, या पीडीएम को अपने एमएनए को जिताना आसान होगा, जिसके ऊपर दब्बा लगा होगा कि तुमने बेशक तबाह कर दी है, तुमने ग्रोथ जीरो कर दी है, तुमने लोगों को ये भी आपने आज खुद फैसला ही कर लिया ना कि आप जीतेंगे। आप अभी तो इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा ना कौन जीतेगा। देखिए ये ऐसा है कि मैंने इस तरह से ये बात की बिकॉज आपका जो भी रिसेंट इलेक्शंस हुए उनके रिजल्ट्स क्या थे, आप बता खुद बता दें, छोड़े मैं क्या बताऊं, आप बता दें। वो 80% पीटीआई ने जीते, तो चलो ठीक है, मैं ये कहता हूं कि 10% मजीद मार्जिन दे दो 70%। और जिन हलकों में हम जीते हैं वो हल्के वो थे जो 20 सालों से उन लोगों के पास थे जो आज हमारे खिलाफ लड़ रहे थे इलेक्शन पीडीएम की तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई का स्लोगन जो है वो आवाम ने बाय किया हुआ है, हमें वोट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा वासिक साहब, आखिरी सवाल, ये तहरीक इंसाफ के लोगों की पकड़ दकड़ हो रही है इस वक्त। फवाद चौधरी साहब के साथ जो सलूक हुआ हमने उसकी मजम्मत की, जब नून लीग के लोगों के साथ ये हो रहा था हम उस वक्त भी मजम्मत कर रहे थे आपकी हुकूमत की, आज हम इस हुकूमत की मजम्मत कर रहे हैं। तो क्या ये ऐसे नहीं आपको लगा कि ये भी एक सर्कल ही है, जो कुछ आपने किया था उसी का आज आप एक्शन रिप्ले देखें ना? शेख रशीद साहब को कल लेके गए, आप मुझे बता दें उन पे क्या पहुंचा था? राना सनाउल्लाह पे क्या था जो आपने डाला 30 किलो हेरोइन? राना सनाउल्लाह पे क्या? तो राना सनाउल्लाह साहब के जो 14 कत्ल है, नहीं वो 14 कत्लों पे रहते ना, आप उन पे वही डालते। हीरोइन आपने हीरोइन डाली उन पे।
बस वो तो शरियार अफरीदी साहब ने आके ऑन ओथ बात की है, तो मेरे नजदीक इसका बेहतर जवाब वो दे सकते हैं। शहरियार अफरीदी साहब भी तो आपकी पार्टी के ही थे। मुसलमान आदमी है, कोई आके उसने बात की है तो उसमें कोई बात होगी तो की जाए। ये शाहिद खाकान अब्बासी से क्या मिला, ख्वाजा आसिफ से क्या मिला, साद रफीक से क्या मिला, तो ये एक पूरी लाइन थी जो आपने पकड़ पकड़ के लोगों को अंदर किया और वो कई कई माह साल जेलों में रहे। तो अब हमने उस वक्त मजम्मत की, अब भी हम मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन क्या पीटीआई ने कुछ सीखा है कि आइंदा अगर हुकूमत मिलेगी तो इस तरह नहीं करेगी? बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मेरे नजदीक तो जो करप्शन के केसेस हैं उसके ऊपर तो कोई किसी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज किसी सूरत नहीं होना चाहिए। अगर हमने करप्शन को कर्ब ना किया तो हमारा मुल्क हमेशा तनज़्ज़ुली का शिकार रहेगा। एज अ नेशन हम लोग कभी ग्रो ही नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ हम शायद इक्का दुक्का किसी केस में हो गया हो, अदरवाइज ज्यादातर लोगों के खिलाफ करप्शन के नैब के केसेस से जो हमारे दौर में नहीं बने थे। बहुत शुक्रिया जनाब वासक क़य्यूम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद ये प्रोग्राम जारी है। मेरे साथ रहिए। जी नाजरीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। दहशत गर्दी और मुआशी चैलेंजेस के हवाले से बात हो रही है और इस ज़मन में प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। एपेक्स कमेटी के आज होने वाले अजलास में भी शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन वहाँ पे तहरीक इंसाफ शरीक नहीं हुई। इस सारी सूरत हाल से आने वाला मंजरनामा क्या बनता है, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफनान साहब। अस्सलाम वालेकुम अफनान साहब। वालेकुम सलाम। अफनान साहब, पीटीआई कह रही है कि आपने इज्जत से बुलाया नहीं उन्हें। एक तरफ आप इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं तहरीक इंसाफ पर कि दहशत गर्दी की जिम्मेदार वो है, दूसरी साइड पे उनको दहशत गर्दी के इंसदाद के लिए मुशावरत के लिए बुला रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक बात करें, या हमारी मजम्मत करें या हमें बुलाएं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात ये है कि ये कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फैक्ट्स होती हैं जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पिछले 10 साल से इनकी वहाँ पे हुकूमत थी और इन्होंने वहाँ पे सीटीडी डिपार्टमेंट जो है वो बेचारा कराया कि घरों में अभी भी उनके दफ्तर खुले हुए हैं, उनके पास ना कोई वेपन है ना उनके पास कोई गेयर है। और ये एक चीज़ ये है कि इन्होंने जो है वहाँ पे बाकायदा इंकरेज किया है जो है इनको तालिबान को कि जी वहाँ पे वो दफ्तर खोले। इनका लीडर बोलता रहा, फिर ये लीडरान वहाँ पे उनको भत्ता देते। तो ये तो फैक्चुअल मामला है, ये कुछ हमसे तो ताल्लुक नहीं है ना। हम यहाँ तो ये काम ना करें और ये बाकायदा उनको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ओपोनेंट्स को थ्रेट करने में। तो ये जब ज़ाहिर सारे मामला होंगे तो स्टेट जो है वो ये तो नहीं कर सकती वो चुप करके बैठ जाए और पीटीआई जो है वो एक मिलिटेंट विंग जो है वो मिलिटेंट बन जाए और मिलिटेंट विंग के साथ काम करें। तो ये इमरान, ये इनके सोचने की बात है। हमने इनको बड़ी नेक नियति से दावत दी है। अगर ये समझते हैं कि हमारा जो तस्वीर है वो इसके ऊपर गलत है तो उनको आके हमसे बात करनी चाहिए, हमें बताएं कि जी नहीं हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम जो है वो चाहते हैं कि वहाँ पे अमन अमान हो पूरे मुल्क में, तो ठीक है हम फिर आगे बात कर लेंगे। लेकिन ये जो प्री कंडीशनल जो मामला होते हैं ना कि ये क्यों किया वो क्यों किया, भाई आप आगे बैठ के बात करेंगे तो मसले आप मसाइल हल होंगे ना। आपको शिकायत थी कि हम आपको बुलाते नहीं है, अब हमने आपको बुलाया तो आप आ नहीं गए। और बात यह है कि मुल्क के अंदर बड़े हालात खराब है इकोनॉमिक, कभी मुल्क में इतने हालात इकोनॉमिक खराब किए हैं जितने पिछले 4 साल के बाद हुए हैं, उसके ये जिम्मेदार है। अब हम उस मसले को हल करना चाह रहे हैं, हम आईएमएफ से बात कर रहे हैं, इसके अंदर बजाय इसके कि रोड़े अटकाएं, इनको चाहिए है कि ये हमारे साथ कोऑपरेट करें और ये इस बात का सबूत होगा कि ये मुल्क के साथ जो है इनकी जो है वो लॉयल्टी है और कमिटमेंट है। वरना तो ये इसके ऊपर इल्जाम ये भी है कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए और ये मुहिम भी करते हैं इस काम के लिए। सेनेटर साहब, आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि ये जिम्मेदार थे ये लोग और इनकी पॉलिसियों के नतीजे में दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अकेली कोई हुकूमत तो स्टेक होल्डर नहीं, उसमें बाकी जो इदारे हैं और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो माजी में फ़ैसले किए गए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने,
ख़ास तौर पर दहशत गर्दी की जंग के हवाले से, अफ़गानिस्तान के साथ मामलात के हवाले से, तो उसमें सिर्फ इमरान खान ही जिम्मेदार है? देखिए, इसके अंदर तो कोई शक नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट का इसके अंदर बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि वह दिफा का और सिक्योरिटी के मामलों के अंदर वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि CTT डिपार्टमेंट जो है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आता है। इनको 450 अरब रुपए मिले पिछले 10 साल में टेररिज्म को रोकने के लिए, और ये उनके दफ्तर तक नहीं बना सके। वो कहते हैं कि हमारे दौर में दहशत गर्दी का 3-3.5 साल में कोई ऐसा बड़ा वाकया नहीं हुआ जिस तरह के आज पेशावर का वाकया हुआ है। और ये वो कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत की, मुस्लिम लीग और PDM की हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा है ये। देखिए, हमारी पॉलिसियों का नतीजा तो नहीं हो सकता ना। हमें हुकूमत मिली 2013 में, उस वक्त पीक पे थी अपनी मिलिटेंसी और टेररिज्म। हमने जब इनको हुकूमत दी तो उसमें ना धमाके होते थे, ना कोई इस तरह का मसले थे। इन्होंने एक अच्छा चलता अपना मुल्क दिया, और उसके बाद जब छोड़ते हुए गए तो इन्होंने ये साजिशें की, और फिर इन्होंने किसने लाके इनको वापस आवाज किया? किसने ये कहा कि अब मैं बॉर्डर खोल रहा हूँ और ये आ जाए? वो कौन बंदा था और क्या लिंक है इनके साथ, इमरान खान के साथ? तो ये जो नेक्सस है पूरा का पूरा टेररिज्म का, और कुछ जो एक आध इस्टेब्लिशमेंट में लोग थे उनका, और इमरान खान का, ये तो सारा पाकिस्तान जानता है। अगर अफनान साहब, अगर जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि दहशत गर्दी PTI की पॉलिसियों के नतीजे में आई, उनके फैसलों के नतीजे में आई, या उनके प्रॉपर काम ना करने की वजह से ये आई, तो फिर इस वक्त बाकी 12-14 जमातों का इत्तेहाद तो हुकूमत में है। आप फिर उस पार्टी को क्यों दावत दे रहे हैं जो आपके बकौल दहशत गर्दी की जिम्मेदार भी वही है? देखिए, हम ये समझते हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और उसको जो है वो मिलिटेंसी से दूर होना चाहिए। तो हम तो ये चाहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मिलिटेंट ना बने, और हम इसलिए उनको दावत दे रहे हैं कि वो अपना इस रुझान को छोड़े, मुल्क में इंतशार ना फैलाएं। सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए पहले इन्होंने मुहिम शुरू की कि जी ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। रोजाना ये क्या कहते हैं, पूरा इन्होंने नैरेटिव बनाया कि डिफॉल्ट, पूरी दुनिया में वो नैरेटिव चलाया। फिर इन्होंने ये नैरेटिव पकड़ लिया कि ये अपना ये टेररिज्म का, और उसको इन्होंने उठाया। तो कह रहे हम तो ये चाहेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करें और ये मुल्क के अंदर इंतजार ना फैलाएं। अब ये इनके ऊपर है कि इनकी कंडक्ट क्या होती है। हमने तो अपना रोल प्ले करना है, जो हमारा रोल है। इलेक्शन अफनान साहब आपकी हुकूमत कब करा रही है पंजाब में और KPK में, और उसके बाद मरकजी? देखिए, इलेक्शन जो है वो, हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम मैदान अमल में उतर चुके हैं, हमारी पूरी तैयारी है, और हम अटक से लेके चित्राल तक जो है वो हम तैयारी कर रहे हैं। ये 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे दोनों सूबों में? देखिए, ये जो इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, ये फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा या अदालतें करेंगी। ये हुकूमत का फैसला है ही नहीं। ये तो एक आईनी इदारा ही है, वो इसके ऊपर फैसला कर सकते हैं। आपका मुतालबा क्या होगा बतौर एक जमहूरी सियासी जमात के? आपका इलेक्शन कमीशन से मुतालबा क्या होगा कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए? आपकी पार्टी ये मुतालबा करेगी? हमारा मुतालबा इलेक्शन कमीशन से ये है कि वो आइन और कानून में रहते हुए काम करे, और जो आइन कहता है वो करे। आइन यही कहता है ना कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हों, या कुछ और भी कहता है? ये कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात हो। इसके लिए एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये डिसाइड करना इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है या नहीं। ये अदालतों का काम है, ये हमारा इसमें कोई से नहीं है। आप बतौर एक सियासतदान के क्या समझते हैं कि इस वक्त वो एक्सेप्शनल हालात हैं या नहीं है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन अपने टाइम पे 90 दिन बाद बिल्कुल हो जाने चाहिए। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ, और हम इंशाल्लाह इनका मुकाबला करने के लिए हम मैदान पे उतर चुके हैं। अगर कोई जो है वो इलेक्शन कमीशन के कुछ जो है कुछ मामला या कोई और मामला जो भी कोई है, तो वो तो फिर कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन का मामला हमसे कोई ताल्लुक नहीं। हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। अफनान साहब, मेरे साथ ही रहिएगा, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा आपसे बात करते हैं। नाज़रीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा
सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब। मरकजी हुकूमत के इंतखाबात भी टाइम पे होंगे या हनीफ अब्बासी साहब ने एक तजवीज़ दी है कि कौमी असम्बली की मुद्दत 1 साल के लिए बढ़ा दी जाए? आप जैसे जमहूरी लोगों के होते हुए ये इस तरह की गैर जमहूरी तजावीज़ क्यों आ रही हैं पार्टी के अंदर से? देखिए, मैं तो बिल्कुल ये वाली बात दोबारा आपको कह देता हूँ कि हम ये समझते हैं कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे और होने चाहिए, और हम कोई गैर आईनी ना कोई गैर जमहूरी काम करेंगे और ना इन चीज़ों में यकीन रखते हैं। ये हमारी सवाबदीद है ही नहीं हुकूमत की कि इलेक्शन अभी हो या बाद में। इलेक्शन कमीशन का हाथ में होता है कि वो कब इलेक्शन कराए, ये इख्तियार उनके पास है, ये हमारे पास नहीं है। लेकिन ये जो बातें हो रही हैं कि पार्लियामेंट की मुद्दत 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दी जाए, ये एक्सटेंशन तो अगर हुई खुदा न खास्ता तो फिर आपके हाथों से ही होगी ना? नहीं, देखिए मेरे जी, ये जो 1 साल की एक्सटेंशन है ये अदालत में पहले दिन चैलेंज होते हैं। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये पहला 24 घंटे में चैलेंज होते हैं कि ये इवेंचुअली मामला आईनी इदारे ही तय करेंगे, और ये इमरजेंसी लगाना कोई मजाक काम नहीं होता। इसके लिए पूरा प्री रिक्विजिट है, इसके लिए रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है, उसके बाद और फिर वो कोर्ट में भी जाके इसको देखेंगे। तो ये एंड में काम वही होगा जो आईन और कानून कहता है, और उसी के मुताबिक हम चलाएंगे सारा सिलसिला। अच्छा फरहान साहब, कोई इमरान खान साहब की तरफ से या पीटीआई की तरफ से कोई जवाब मिला है आपको एपीसी में शिरकत के हवाले से? उन्होंने कोई आमादगी जाहिर की है? मुझे आपकी आवाज सही तरह नहीं आ रही, दोबारा रिपीट करेंगे जरा? ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई है उसमें शिरकत के लिए पीटीआई ने कोई जवाब दिया है, कोई आमादगी जाहिर की है, या एपेक्स कमेटी की तरह वो बाइकाट ही करेगी? देखिए, हमने तो इन्होंने इमरान खान ने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है कि जब हुकूमत से अपोजिशन से नहीं मिलते थे, जब ये अपोजिशन में तो ये हुकूमत से नहीं मिलते। ये गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैया है, और इसकी वजह से पाकिस्तान को और इसकी सियासत को नुकसान हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमसे मिले, हमने इनको दावत भी दी है। मैं अभी आपके प्रोग्राम से इनको दोबारा दावत दे देता हूँ। आगे अगर इन्होंने नहीं आना तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। अच्छा, मरियम नवाज साहबा पाकिस्तान आई हैं और उन्होंने अपनी राब्ता अवाम मुहिम भी शुरू कर दी है। बहावलपुर में कन्वेंशन भी किया, उसके बाद तंजीमी मामलात भी, और वो चल पड़ी हैं कारवां को लेके। तो मरियम नवाज साहबा के सामने तो लगता है कि बड़े चैलेंज हैं, बैरूनी भी अंदरूनी भी, खुद पार्टी के अंदर भी बड़े इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा जो हैं वो डिसएग्री कर रहे हैं उनसे, और कोई ओहदे छोड़ रहा है, फिर आगे जाके शायद पार्टियां भी छोड़ दे। तो ये क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? देखिए, हमारे पार्टी के अंदर जो है वो कोई जो है वो नहीं है इस तरह के कोई मामले। हम मतलब मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर हम मुत्तहद हैं, और जो है वो ये कैसा इत्तेहाद है कि जिस वक्त मरियम नवाज एयरपोर्ट पे लैंड कर रही हैं, स्पीच कर रही हैं, उसी वक्त शाहिद खाकान अब्बासी एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो टोटली डिफरेंट बात कर रहे हैं जो मरियम साहबा कर रही हैं, फिर बाद में उनका इस्तीफा भी आ जाता है। तो ये कैसा इत्तेहाद है? देखिए, शाहिद साहब पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, और अगर उनकी किसी बात के ऊपर उनके कोई ताक़ुज़ात है तो वो बिल्कुल उनको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात पे यकीन दिला दूं कि शाहिद साहब PMLN कभी भी नहीं छोड़ेंगे। शाहिद साहब की ना इस तरह की तबीयत है, ना वो जिस तरह के वो आदमी है वो हमारे साथ है। उन्होंने एक ओहदे से इस्तीफा दिया है, और जो इश्यूज है उनको हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। अफनान साहब, आप एक जमहूरी आदमी है, डेमोक्रेटिक पर्सन है, आपके साथ खुल के बात हो सकती है। वैसे शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक और दूसरे लोग जो बात कर रहे हैं, बात तो कोई नजायज़ बात तो नहीं कर रहे। अगर वो मौरूसियत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, पार्टी में वो कह रहे हैं कि लोगों पे एतमाद किया जाए, जो पार्टी के सीनियर लोग हैं उन पे एतमाद किया जाए, और एक ख़ानदान में ही पार्टी और हुकूमत को ना रखा जाए, तो ये इतनी कोई मेरा ख्याल है कि गलत बात तो नहीं है जो वो कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मौरूसियत के खिलाफ जो लोग बात कर रहे हैं वो अपना माजी भी जरा फिर ध्यान में रखें कि वो खुद कहाँ से आए, और ये मौरूसियत जो है ना, ये पाकिस्तान के आईन और कानून में इसकी कोई हैसियत नहीं है। और आप दुनिया की तारीख में उठा के अगर देख लें तो पैगम्बरों के घर पैगम्बर आए हैं, सियासतदानों के घर सियासतदान आए हैं, जर्नलों के घर जर्नल आए हैं। तो इसको एक इशू बनाना जो है वो ठीक बात नहीं है। बात ये है कि अवाम में किसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। लेकिन अगर लीडर अगर पार्टी में आपके साथी
अगर ये बात कर रहे हैं कि पार्टी में कोई बात की जाए, कोई फैसला किया जाए तो मुशावरत से किया जाए, बजाय इसके कि मियाँ साहब अकेले लंदन में बैठ के फैसला कर दें और फिर सब उस पर आमन्ना सिद्ध करना कह दें, तो ये कोई जमहूरी रवैया तो नहीं है। वो बात तो ठीक ही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मरियम को भी बनाना है तो कम से कम पार्टी की राय ले लेते। नहीं देखिए, बात ये है कि इसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज, ऐसे नहीं हुआ कि लंदन में किसी ने फैसला लिया है, इसके ऊपर पूरी एक एक्सरसाइज हुई है। हमने चेक किया है किसी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब के बाद अगर कोई पॉपुलर है हमारी पार्टी के अंदर, वो मरियम नवाज साहब है। अगर आपने चेक करना है, आप भी चेक करवा लें, पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान में आपको यही जो मैंने बात की है वही आपको बात मिलेगी। अब अगर एक हमारा पार्टी का लीडर वो फेमस है तो फिर इस बात को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। ये एक ग्राउंड रियलिटी है कि आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये मैं जरूर कहूंगा कि और जो कुछ लीडरान है इनके ये राइट है कि वो अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो अपनी तजवीज दे सकते हैं और वो सुनने के लिए भी तैयार है। और जो है वो ये बात करना कि लंदन के फैसला, कोई लंदन से फैसला नहीं हुआ, इसकी और पूरी बड़ी डेलिब्रेशन हुई है, बड़ी एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हुई है, इसके बाद इसके ऊपर आए हैं। अफनान साहब, हमजा शहबाज क्यों नाराज होकर बाहर बैठ के हैं? नहीं, उनकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, वो उनका देख रहे हैं। ये कोई नाराजगी नहीं है, उनको जा रहा है, वो उनकी वालदा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आपको मालूम है माँ बाप जो है वो बड़े कीमती होते हैं, तो वो उनको इसलिए वो है उनके साथ एंगेज अपने। ऐसा कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, कोई पार्टी में इख्तलाफ का मामला नहीं है? पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुत्तहद है। बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर अफनान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।